अस्सलाम वालेकुम। एजाइल पाकिस्तान कराची चैप्टर के प्लेटफॉर्म से एपिसोड 2 ऑफ एजाइल अनप्लग्ड स्टोरीज के साथ मैं हाजिर हूँ, मोहम्मद अहमद कैसर। और आज का हमारा टॉपिक है डेवऑप्स एवोल्यूशन इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ बड़ी खुशी हो रही है, जो आज गेस्ट मौजूद हैं वो डेवऑप्स के गुरु हैं सलमान कादिर साहब। ही इज़ द हेड ऑफ एप्लीकेशन फॉर रेमिटेंस गेटवे। So let's hear from him. Welcome sir on our show. Thank you. Inviting me here. Thank you sir. I am very happy कि आपने टाइम दिया। I will love कि हमारी ऑडियंस को आप बताएं अपने बारे में, your professional journey. Sure. Basically, I'm the head of application and operations at Virtual Remittance Gateway. We basically a fintech, a licensed fintech, and we're the only company in Pakistan जिसके पास 2 licenses हैं, PSO, PSP, and TPSP. And we recently launched Asan mobile account scheme that's powered by State Bank Pakistan and PTA. So basically we're working in the fintech space. Right, wonderful. जैसा बेसिक जो पहला है हमारा डेवऑप्स पे ये फर्स्ट सेशन है। सो आई लव हमारी ऑडियंस जो है काफ़ी इसमें यंग स्टूडेंट्स होंगे, कुछ सॉफ्टवेयर ग्रेजुएट्स हैं, डेवऑप्स की नई फील्ड है। तो पहला बहुत बेसिक सवाल है आपके लिए कि ये डेवऑप्स किस बला का नाम है और हम कहें कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या ज़रूरत है डेवऑप्स की। अच्छा देखिए, डेवऑप्स बेसिकली अब तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया आजकल, तो हर कोई कीप्स टॉकिंग अबाउट दिस डेवऑप्स। इट्स वेरी हॉट इंडस्ट्री। बट ये आया कहाँ से बेसिकली? अब तो ये लोगों को शायद टर्म भी नहीं पता। व्हेन आई स्टार्टेड 11 years back in 2013, तो ये जो डेवऑप्स है बेसिकली इट कम्स फ्रॉम डेवलपर्स एंड ऑपरेशंस। तो इसके लिए उस ज़माने में हम ये वर्ड बहुत कॉमनली यूज़ करते थे, डेवऑपलर्स। अब तो ये वर्ड मुझे कहीं सुनने को मिलता भी नहीं है इंडस्ट्री में, मार्केट में, डेवऑपलर्स। तो बेसिकली इट वाज डेवऑपलर्स, फिर डेवऑपलर्स को शॉर्ट करके किया गया डेवऑप्स। अच्छा, अब ये है कि बेसिकली यू कंबाइन दी फंक्शन ऑफ डेवलपमेंट टीम एंड द फंक्शन ऑफ द ऑपरेशंस टीम, दैट डिप्लॉयमेंट टीम। जब इस फंक्शन को मर्ज करते हैं तो ये फिर मर्ज करके डेवऑप्स आया। ऑलराइट, थैंक यू सलमान भाई। आपने बहुत ही सलीस में उर्दू में स्टाइल में बताया ऑडियंस की डेवऑप्स क्या होता है। अच्छा, इसको मैं ये कहें कि आगे बढ़ते हैं यहाँ से कि सर ट्रेडिशनल वाटरफॉल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, तो डेवऑप्स में क्या डिफरेंट है कि इसने उसको रिफाइन कर दिया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को एज कम्पेयर टू प्रीवियस ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अच्छा देखिए, अब आपने जब यहाँ ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात की तो नाउ वी नीड टू टॉक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जिसके बाद फिर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि फिर डेवऑप्स में क्या है। ठीक है, ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम करते क्या थे? हम ये करते थे कि 3-4 डेवलपर्स बैठे, अब वो अपने अपने साइलोज में, अपने अपने लैपटॉप्स में या अपने अपने डेस्कटॉप पे डेवलपमेंट कर रहे हैं। उसके बाद फिर वो सारी रिलीज को मर्ज किया जाता था। ठीक है, फिर मर्ज करने के बाद एक रिलीज प्रोड्यूस की जाती थी। अब ये पैकेज फिर ऑप्स टीम को दे दिया जाता था। आईटी ऑप्स टीम क्या करती थी, इसको फिर सर्वर्स पे पुश करती थी। तो इसको हम रिलीज डिपार्टमेंट कहते हैं। कुछ बच्चों का ऑडियंस को ऑप्स टीम, व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्स टीम? अच्छा देखिए, ऑप टीम्स क्या होती है कि देखिए डेवलपर्स तो रिलीज अपनी प्रोड्यूस कर लेते हैं, क्यूए उस रिलीज के ऊपर अपनी क्यूए परफॉर्म करते हैं, फिर उसके बाद उस रिलीज को प्रोड्यूस कर दिया जाता है। अब जब ये रिलीज आ जाती है, इस रिलीज को आप स्टेजिंग से ले जाकर जब प्रोडक्शन में आपको ले जाना होता है, तो डेफिनेटली जो जिन सर्वर्स पे रिलीज को पब्लिश होना होता है, उन सर्वर्स को बेसिकली जाहिर जो टीम हैंडल करी होती है वो इंफ्रा टीम या ऑप्स टीम कहलाती है। तो जो आईटी ऑप्स टीम होती है उसका काम होता है फिर इस रिलीज मैनेजमेंट को इंश्योर करना कि वो प्रोडक्शन में ट्रांजिशन हो जाए सक्सेसफुली वाया दैट स्टेजिंग टू द प्रोडक्शन रूट। राइट, ज़बरदस्त सर। सर जैसे मैंने आपने इंट्रो में बताया था, माशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर डिलीवरी में भी, डेवऑप्स में भी, सिक्योरिटी में भी। तो आपने कैसे अपने फील्ड में, ऑर्गेनाइजेशन में या फॉर योर प्रोजेक्ट्स कैसे आपने डेवऑप्स को इम्प्लीमेंट किया? आपकी क्या है? बेसिकली सी हाउ इट ऑल स्टार्टेड कि और ये उस वक्त ज़माने से ही 2013 और जब नया हुआ तो एक तो नया था, तो उस वक्त से इंडस्ट्री में जो स्केल लेवल के जिनके ऑपरेशंस थे उनको ये चैलेंजेस आना शुरू हो गए थे। चैलेंजेस क्या थे कि जैसे एज आई वाज सेइंग कि जी अलग अलग ये साइलोज में काम कर रहे होते थे। फिर जब प्रोडक्शन रिलीज आनी होती थी तो अगेन एक तो ये इशू होता था कि वो यूजुअली क्रैश कर जाता था, प्री रैक्स अवेलेबल नहीं होते थे, ये सारी चीज़ होती थी। अच्छा, ये तो एक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स था। एक और प्रॉब्लम था फिर ये मैनुअल वर्क एंड ऑटोमेशन। तो डेवऑप्स का जो 2 गोल्स प्राइमरी, एक तो ये कोलैबोरेशन को फॉस्टर करना और दूसरा ऑटोमेशन को जो है वो प्रोजेक्ट करना। तो ऑटोमेशन अब किस तरह? तो इसके लिए सबसे पहले तो यू वांटेड टू जस्ट यू नो कि एक ऐसा हो आपके पास मैकेनिज्म जहाँ पे आपका कोड सेंट्रलाइज हो, फिर वहाँ से आपके जो टेस्टिंग और बाकी सारे मैकेनिज्म्स हैं वो ऑटोमेट हो, फिर वो जो रिलीज प्रोड्यूस हो रही है उसको जो है ना ऑटोमेटिकली, क्योंकि नाउ व्हेन यू टॉकिंग अबाउट स्केल्ड ऑपरेशंस सो यू वुड hundreds and hundreds of servers, you cannot go and manually push to the releases to those servers. So what you would need is you wanted an automated mechanism so that that release could be pushed to those hundreds of servers in one go.
सो दैट्स वेयर बेसिकली डेवऑप्स केम इन, और इस तरीके से इसकी नीड आई। अच्छा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हाउ आई गॉट इनटू दिस, I was you know we were going through these problems जहाँ पे हमें रिलीज मैनेजमेंट और डिप्लॉयमेंट के इश्यूज और चैलेंजेस आ रहे थे। I started exploring कि भाई क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, how to automate these things। तो बेसिक आइडिया वाज ऑटोमेशन। ठीक है, when we talk about DevOps तो पहला दिमाग में माइंड में आइडिया ये आता है कि ऑटोमेशन करना है। अच्छा, ऑटोमेशन में क्या क्या, as I spoke about that you need to automate the code thing, ठीक है। Then let's talk about the automation of release and deployment thing। अब उसके लिए जो मोस्ट कॉमन आपने तो सुनी रखा होगा कि टूल्स में गिट वगैरह SVN होता है। सो आई स्टार्टेड विद SVN, आई गॉट दी SVN डिप्लॉय, जिसको हम सबवर्जन कहते हैं बेसिकली, दैट्स रिविजन कंट्रोल सिस्टम, जिसमें हम जितनी भी डेवलपर्स डेवलपमेंट कर रहे होते हैं उसका वर्जन कंट्रोल बिल्ड होना होता है। तो इसके बाद फिर हम बात करते हैं उन रिलीज़ को ऑटोमेट करके सर्वर्स पे पुश करने के लिए, तो उसके लिए भी डिफरेंट टूल्स यूज होते हैं विच आई डिस्कस इन नेक्स्ट सेक्शन। तो वो ये कि व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दीज थिंग्स, तो व्हेन आई स्टार्ट एक्सप्लोरिंग टूल्स, वो मैं आपको भी नेक्स्ट उसमें बताता हूँ टूल्स के बारे में। राइट सर, थैंक यू सर। आपने बताया सिंस 2013 से आप इंडस्ट्री में हैं और देख रहे हैं। सर, अगर हम लिंक करें जो हमारा मेन टॉपिक भी है कि हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, आपको पता है पाकिस्तान में माशाल्लाह इवॉल्व हो रही है, लेकिन एक जो है कि हमारे हर अच्छा काम थोड़ा बाद में होता है। जैसे एजाइल भी दुनिया में आई गेस अर्ली 2000 में आया, पाकिस्तान में फिर भी इट टुक अ डेकेड। तो अभी आप कैसे देख रहे हैं, माशाल्लाह आपका 10 साल एटलीस्ट है एक्सपीरियंस हो गया है डेवऑप्स को इम्प्लीमेंटेशन करते हुए। तो व्हेन यू सी कि पाकिस्तान सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कैसे इवॉल्व हो रही है, और डू यू थिंक वी आर डूइंग गुड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवऑप्स इन पाकिस्तान सॉफ्टवेयर फ्रेंकली? अच्छा देखें, टू बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान के अंदर एक तो पाकिस्तान में डेवऑप्स बहुत है, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ जो लोकली जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें इंटरनली फॉर इंटरनल रिलीज मैनेजमेंट थोड़ा कम यूज़ हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ फोकस ज़्यादातर बाहर की प्रोडक्ट्स पे है, और लोग यहाँ इनसोर्स हमने प्रोजेक्ट्स आउटसोर्स होकर हमारे पास आ रहे होते हैं, दे आर वर्किंग ऑन दोज प्रोडक्ट्स। तो उस हवाले से उनकी प्रोडक्ट्स पे तो बहुत ज़्यादा डेवॉप्स से काम हो रहा है और बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। लेकिन मैं कहीं कहीं देखता हूँ कि लोकल इंडस्ट्रीज़ में अभी भी जो है ना वो डेवॉप्स उस तरीके से इम्प्लीमेंटेड नहीं। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी है जहाँ पे अभी भी आप बात कर रहे होते हैं कि जी हमारा फ्रीज पीरियड है, हम रिलीज़ नहीं लेके जाएंगे, ये हमारा मंथ एंड है, ये हमारा हम क्वार्टर में एक दफ़ा लेके जाते हैं, ठीक है ना। तो लेट्स सी, तो जो हम एजिलिटी की, आपने एजाइल की बात की थी, जो एजिलिटी और डेवऑप्स इन एजाइल और डेवऑप्स इन दे गो हैंड इन हैंड, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। ट्रू। और बेसिकली डेवऑप्स में भी हम ये एजिलिटी की कॉन्सेप्ट्स ही एक तरह से लेकर आए, ठीक है ना, और ये सब कुछ बेसिकली वो एजिलिटी के कॉन्सेप्ट्स है। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी भी एजिलिटी जो है वो हमारे यहाँ रिलीज डिप्लॉयमेंट मैनेजमेंट में इतनी ज़्यादा लोकली नहीं है। हाँ, लोकली वो सारे सॉफ्टवेयर हाउसेज और ऑर्गेनाइजेशन जो बाहर की प्रोडक्ट्स यहाँ डेवलप कर रहे हैं डेफिनेटली वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में तो हाँ बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ हैं, बट इट्स अ हॉट इंडस्ट्री एंड एवरीबडी इज लाइक वेरी मच इनटू। राइट सर, थैंक यू सर। बहुत आपने डिटेल जवाब दिया हमारी इंडस्ट्री सेटिंग। आपके जवाब से मेरे जहन में एक सवाल उभरा कि मैंने जितना देखा मेरे भी एक्सपीरियंस में कुछ कंपनीज में जहाँ पे बात होती है डेवलप इम्प्लीमेंट करने की या इनिशिएट करने की, तो कुछ टॉप मैनेजमेंट का एक ये आता है परसेप्शन कह लें या एक जवाब इनिशियल के डेवऑप्स अच्छा आइडिया, हम नेक्स्ट क्वार्टर में नेक्स्ट ईयर में इम्प्लीमेंट कर लेंगे, इट्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है कॉस्टिंग सॉफ्टवेयर वाली। क्या ये परसेप्शन या जवाब सही है कंपनी से? अच्छा नहीं, मैं आई थिंक अदरवाइज, क्योंकि मैं समझता हूँ आई एम एन एडवोकेट ऑफ ओपन सोर्स सॉल्यूशंस, और डेवऑप्स इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कोई पेड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस की ऐसी ज़रूरत नहीं होती। यू कैन जस्ट डू इट ऑल ओपन सोर्स यूजिंग ऑल ओपन सोर्स सॉल्यूशंस। फॉर एग्जांपल देखें, आजकल गिट वगैरह का नाम बहुत मशहूर है, हर कोई गिट की बात कर रहा होता है। आई डो नॉट हियर फ्रॉम एनीबडी दीस डेज के SVN भी कुछ चीज़ें, सबवर्जन भी कुछ चीज़ें, जबकि हमने अपने दौर में सबवर्जन और SVN यूज़ किया और अभी तक आई प्रेफर SVN। आई हैव नेवर बॉट एनी लाइसेंस फॉर गिट, ठीक है। इसी तरीके से हम जो गिट, आपने नाम सुना होगा, गिट बहुत यूज़ हो रहा होता है, ठीक है, फॉर बग ट्रैकिंग एंड ऑल दैट। उसकी जगह वी यूज़ यू नो Mantis BT and there are so many other solutions as well. Bugzilla है, exactly. हर कोई बात होता है जिला Exactly. अगर मैं टूल्स की अगर बात हम करें और मैं टूल्स पे आगे चलूँ तो लेट्स से ऑर्केस्ट्रेशन के लिए जो है आप Ansible यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं अगर अपनी थोड़ी सी इसमें जर्नी ऐड करूँ कि जब मैं ऑर्केस्ट्रेशन की तरफ जा रहा था तो उस ज़माने में 2013 ऑनवर्ड्स उस वक्त हमारे टाइम पे बहुत ज़्यादा मशहूर था। अब तो Ansible का बहुत ज़्यादा नाम हो गया, उस वक्त जो है ना Puppet और शेफ का ज़्यादा नाम था, Ansible का थोड़ा कम नाम था। तो आई स्टार्टेड विद Puppet एंड देन शेफ। तो मुझे Puppet और शेफ में जो लर्निंग का बहुत ज़्यादा लगा,
तो देन आई टू बी ऑनेस्ट रिजॉर्टेड टू एंसिबल, जो कि कंपैरेटिवली एक इट वाज ईजियर, उसका लर्निंग कर्व बहुत कम था और बिल्कुल जेसन टाइप YAML लैंग्वेज उसमें यूज़ हो रही होती है, तो डेवलपर भी काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं उस लैंग्वेज को यूज़ करने में. इट्स वेरी ईजी, इट्स जस्ट लाइक जेसन. तो दैट्स अनदर टूल दैट यू कैन यूज़ एंड दैट्स एन ओपन सोर्स एंड फ्री टूल. देन अगर हम CI/CD पाइपलाइन की तरफ जाए, अभी हम टूल्स की बात कर ही रहे हैं, तो ये तो आपने बात की कि ठीक है आपने कोड रिवीजन, कंट्रोल, वर्जन, ये सारा कुछ इम्प्लीमेंट कर दिया. आपने ऑर्केस्ट्रेशन के लिए एंसिबल यूज़ कर लिया फॉर एग्जांपल, और आपने जो है ना वो बग ट्रैकिंग के लिए अच्छा सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ फतेह करामी के सवाल से लिंक करते हुए कि आपके में जवाब से लग रहा है कि यानी इनिशियल ओपन सोर्स से आप इनिशिएट कर सकते हैं बिल्कुल बाद में आप जाके जब आप ग्रो करेंगे बिल्कुल यू डोंट नीड टू हैव एनी लाइसेंसिंग और ये सारी चीज़ें चाहिए. आप बिल्कुल ओपन सोर्स से स्टार्ट कर सकते हैं, आप सब कुछ ओपन सोर्स कर सकते हैं. मैं आपको बताऊं, आई प्रेफर ओपन सोर्स सोल्यूशन, जैसे कि मैंने कहा ओपन सोर्स सोल्यूशन, तो मैं ज़्यादातर हमेशा ओपन सोर्स सोल्यूशन की तरफ जाता हूँ. अगर आपको वही सब कुछ ओपन सोर्स में मिल रहा है तो वाई पे फॉर लाइसेंस. हाँ, डू थोड़ा बहुत फीचर्स का, रिपोर्टिंग का कुछ एक्स्ट्रा कहीं ज़रूरत पड़ जाती है, जब अगर बिल्कुल किसी की इतनी स्पेसिफिक नीड है एंड दे डोंट हैव गॉट बजटरी कंस्ट्रेंट्स, तो दे शुड गो फॉर द पेड सॉल्यूशंस इफ दे वांट टू. बट जहाँ पे अगर आप समझते हैं आपके वो बजटरी कंस्ट्रेंट्स हैं, तो आई गेस ओपन सोर्स इज फॉर यू. ओके, इट्स अ बिग स्पेस. ऐसा एक हम CI/CD मुझे बताए, आपको बताए, मैं चाहूँगा अगर आप इसको हल्के सा ब्रीफली ऑडियंस के लिए जो नई जनरेशन है कि CI/CD से ब्रीफली क्या मुराद है, और अगेन ट्रेडिशनल उसमें कंपनीज कैसे इम्प्लीमेंट कर सकती हैं. अच्छा देखिए, CI/CD पाइपलाइंस या CI/CD पाइपलाइंस आपने बहुत सुना होगा. दिस इज बेसिकली कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट थिंग. इसमें हम करते क्या है, देखिए ये पूरा एक फ्रेमवर्क है, एक मेथोडोलॉजी है. अब इसको हम कनेक्ट करते हैं. कोड रिवीजन और रिवीजनिंग के लिए आपने यूज़ कर लिया फॉर एग्जांपल SVN और Git फॉर इंस्टेंस. आपने जीरा या फिर जो है ना वो यूज़ कर लिया MantisBT फॉर बग ट्रैकिंग फॉर इंस्टेंस. आपने ऑर्केस्ट्रेशन के लिए एंसिबल यूज़ कर लिया, पपेट शेफ इनमें से कोई टूल यूज़ कर लिया. अब आप आते हैं कि यार आपको अभी जो आपकी इंटीग्रेशन है, जो कि अब ये रिलीज ने बार बार जाना है और डिप्लॉयमेंट भी बार बार होनी है, तो अब इस कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट के प्रोसेस को भी तो ऑटोमेट करना है. तो इसके लिए हम यूजुअली CI/CD पाइपलाइंस बनाते हैं. अच्छा, उसके लिए ओपन सोर्स सॉल्यूशंस बहुत मौजूद हैं. सबसे ज़्यादा फेमस इसमें जेनकिंस है, जो बहुत यूज़ हो रहा होता है. आप जेनकिंस यूज़ कर सकते हैं. उसमें आप करते क्या है कि आपकी जो कंपोनेंट्स हैं, जब उसमें बेसिक बिल्ड, टेस्ट और एक किस्म के मैकेनिज्म, उसकी स्क्रिप्ट वगैरह आप लिखकर उनकी कॉन्फ़िगरेशन की जो इंटीग्रेशन वाले चैलेंजेस हैं वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं. फिर आप उसमें बेसिक टेस्ट लिख रहे होते हैं जिसमें आपके बताते हैं कि फॉर एग्जांपल कि अगर मेरा यानी इस कंपोनेंट में जो है या इस क्लास में या मेरी जो कोड है इसको अगर मैंने वैलिडेट करना है, जैसे मैं अगर किसी एग्जांपल दूँ, फॉर एग्जांपल आपने एक अपनी ई-कॉमर्स सॉल्यूशन में एक कार्ट डिज़ाइन किया. अब देखिए, कार्ट जब आपने बनाया, शॉपिंग कार्ट जो होता है, कस्टमर आएगा उसमें ऐड करेगा आइटम्स, ऐड करेगा तो आप चाह रहे होंगे कि यार ऐड करने के बाद एक तो वो सारा टोटल के नीचे आना चाहिए, फिर उस पर वैट लगना चाहिए फॉर इंस्टेंस, फिर फॉर एग्जाम्पल आपने कहा यार प्लेटफॉर्म फीस भी लगनी चाहिए. अब मसला ये कि इसकी टेस्टिंग या तो बैठ के लोग मैनुअल करें, या दूसरा ये है कि आप अपनी इस तरह की स्क्रिप्ट्स लिख लें और वो स्क्रिप्ट्स आप लिखें जिसके अंदर आप इस तरह का फंक्शन एक लिखें जो करेगा क्या कि वो उन वैल्यूज़ को ऐड करके और ये फीस ऐड करके लिखेगा कि अगर ये और ये हो और प्लस ये हो तो टोटल ये होना चाहिए, ये प्लस ये प्लस हो तो प्लेटफॉर्म फी फॉर इंस्टेंस ये लगेगी या 10% डिस्काउंट लगेगा तो ये वैल्यू होनी चाहिए. वो अपने लिख दी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ये है. अब आप उस टेस्ट रन को रन करते हैं तो अगर वो वैल्यू सेम आ रही होती है तो वो उसको मैच कर लेता है कि ओके एक्सपेक्टेड वैल्यू ये मीट कर रहा है. तो एक्सपेक्टेड वैल्यू जब मीट हो रहा हो तो जिस तरह आपके बहुत सारे टेस्ट केसेस को और ये सारी आप अपनी इंटीग्रेशन को भी इस तरह ऑटोमेट कर सकते हैं. फिर डिप्लॉयमेंट की बात आती है. एंसिबल चूँकि इसके साथ बहुत क्लोजली इंटीग्रेट हो जाता है जेनकिंस के साथ, तो फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट के लिए भी कि ठीक है जी वो खुद जाएगा आपकी गिट या आपकी एसपीएन डेपो से पुल करेगा अपना कोड, उसकी रिलीज बिल्ड करेगा. रिलीज बिल्ड करने के बाद जो टेस्ट केसेस आपने डिफाइन किए वो टेस्ट केसेस उस पर अप्लाई करेगा और उसके बाद वो उसको रेलिवेंट सर्वर में पुश करेगा. ज़बरदस्त. चलो अगर आपकी बात को मैं बॉटम लाइन को ये कहूँ कि इसका मतलब है कि हम ये कहें कि यूनिट टेस्टिंग और डेवलपमेंट और UAT डिप्लॉयमेंट ये सब पाइपलाइन अगर हम ऑटोमेट हो जाएगी तो एवरीथिंग विल बी ऑटोमेटेड. बिल्कुल इसके साथ कुछ बिल्कुल ऑटोमेटेड है. इसके साथ बिल्कुल कुछ और मजीद पीछे हम टूल यूज़ कर सकते हैं. जैसे हम JUnit यूज़ करते हैं फॉर जावा बेस्ड एप्लीकेशंस, हम सेलेनियम यूज़ कर रहे होते हैं अगर स्पेसिफिकली आप एप्लीकेशंस पे काम कर रहे हैं तो उसको आप इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं.
तो ये सारी चीज़ें भी आप इंटीग्रेट करके इसको कम्प्लीटली इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। ज़बरदस्त सर। चलिए काफ़ी आपके डिटेल आंसर से हमें ये मिल गया ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतना की गाइडलाइन कि वो किस तरह से डेवलप की इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कौन सा टूल है। अच्छा सर, अगर उसको हम थोड़ा बैकपैक करें कि माशाल्लाह जैसे हमारे अब आपको पता है काफ़ी सॉफ्टवेयर ग्रेजुएट निकल रहे हैं हर साल, थाउजेंड्स में निकल रहे हैं, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे कि जो इंजीनियर या ग्रेजुएट फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं या लेट्स से जो फ्रेश निकले हैं, जो अभी इनिशियल फेज में हैं, किसी भी रोल में हैं, डेवलपर हैं, क्यूए इंजीनियर हैं, वो जो डेवऑप्स की तरफ आना चाह रहे हैं, इसका जो फील्ड है चाहे बिकॉज फ्यूचर इज ऑल डेवऑप्स ऑटोमेशन, तो आपके सजेस्ट करेंगे इन यंग जनरेशन को क्या अभी से कोर्सेज या टेक्नोलॉजीज, नॉट टूल्स, प्रैक्टिसेस, कौन किस पे फोकस करना चाहिए? अच्छा देखें, डेवऑप्स थोड़ा सा डिफरेंट है। अगेन जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि इट्स डेवलपर्स वेयर डेवलपर्स प्लस ऑपरेशंस की टीम कि दोनों का जिस बंदे के पास एक्सपीरियंस होता है ना, यूजुअली वो डेवऑप्स की तरफ आता है। अच्छा, इसमें यूजुअली या तो सीनियर डेवलपर्स होते हैं जो बाद में जो है वो ज़रा थोड़ी सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट की नॉलेज रख रहे होते हैं, क्योंकि होता है ये छोटी कंपनीज में या सॉफ्टवेयर हाउसेज में कि जो डेवलपर होता है सीनियर, उसी की जिम्मेदारी होती है रिलीज पुश करना भी और इंश्योर करना भी। तो अब वो जब थोड़ा थोड़ा लिनक्स सर्वर्स और इस तरह के या विंडोज़ का ये सर्वर वगैरह या ऐप सर्वर यूज़ करना शुरू करता है, तो उसको थोड़ा बहुत आना शुरू हो जाता है गूगल से पढ़ के, तो जब उसको थोड़ा सा इधर का भी एक्सपीरियंस आ जाता है, तो या तो ये परफेक्ट कैंडिडेट होता है डेवऑप्स के लिए, या फिर वो ऑप्स की साइड का बंदा जो डेवलपर के साथ क्लोजली काम कर रहा हो और डेवलपर्स के साथ बहुत क्लोजली अलाइंड हो और डेवलपमेंट की नॉलेज भी साथ साथ रखता हो, तो फिर वो चूँकि रिलीज एंड डिप्लॉयमेंट मैनेजमेंट तो जानता ही है, उसको ये भी आइडिया होता है, तो वो ज़्यादा होता है। तो डेवऑप्स में अगर किसी को आना है तो एक तो ये है कि उसका बैकग्राउंड या तो डेवलपमेंट से या IT ऑप्स से तो अच्छा रहता है। उसकी वजह है कि उससे देखें ना, अब मैं एक डेवलपर हूँ और मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली मैं उस प्रोसेस के थ्रू गया हुआ होगा, मैंने गिट भी यूज़ किया होगा, SVN भी यूज़ किया होगा, तो मुझे इन टूल्स की नॉलेज होगी कि ये टूल्स चलते कैसे हैं, मुझे यूज़ क्यों करने हैं। एनसिबल, और अगर मैं ऑफ साइड का बंदा हूँ तो मैंने एनसिबल और ये वो ऑर्केस्ट्रेशन ऑटोमेशन और डेवऑप्स के लिए यूज़ किया हुआ होगा, तो मुझे आइडिया होगा कि यार अच्छा मैंने ऑर्केस्ट्रेशन कैसे करनी है, एनसिबल और ये कहाँ यूज़ होता है क्या। तो अगर मुझे इन टूल्स की नॉलेज होगी तो मैं अच्छा कैंडिडेट होऊंगा डेवऑप्स के लिए। तो जो फ्रेशीज हैं उनको ये है कि यस, अगर वो खाली टूल्स पे अच्छे टूल्स की लर्निंग का बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आप ये टूल्स को में स्टार्ट लर्निंग अबाउट दिस टूल्स, लेकिन साथ साथ आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस और एक्सपोजर प्रैक्टिकल फील्ड का भी हो, तभी आप कर सकते हैं। क्योंकि फॉर इंस्टेंस आप डेवऑप्स में अगर आ जाते हैं और अगर आपको सर्वर्स की या प्रोडक्शन की क्रिटिकलिटी के मैटर्स का आइडिया नहीं है, यू नो, जब एक रिलीज़ को हम ज़ाहिर टेस्ट से स्टेजिंग पे लेके जाते हैं, स्टेजिंग से जब वो प्रोडक्शन पे लेके जाते हैं, तो जाहिर सी बात है एक हम प्रॉपर डाउन टाइम लेना होता है और प्रॉपर वो सारे मामला होते हैं, तो वो सारी नॉलेज इन्फॉर्मेशन ही हैज़ टू गो थ्रू दैट प्रोसेस। तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत आपका किसी सॉफ्टवेयर हाउस में एक्सपीरियंस हो तो उसके साथ फिर आप उसको कैरी कर सकते हैं। राइट यस सर, एक टर्मिनोलॉजी काफ़ी आजकल इन वीडियो के साउंड से इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, तो इसका डेवऑप्स में क्या सिग्निफिकेंस है? अच्छा देखिए, वी स्पोक अबाउट कि हमने चीज़ों को ऑटोमेट करने की बात की, तो अब बात ये कि जब आपके पास सर्वर्स पे आप लेट्स से यू हैव टू स्पॉन मल्टीपल सर्वर्स, राइट, ठीक है, आप एक ऐसे डोमेन में ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पे यू नीड टू स्पॉन मेनी सर्वर्स, ठीक है, तो अब आप मैनुअली यू कैन नॉट गो विद दैट क्लाउड प्रोवाइडर, VM स्टार्ट किया, नाउ एवरीथिंग ऑन द क्लाउड नाउ, फिजिकल सर्वर स्टार्ट की, उस पर एक DNS नेम मैनुअल दिया, उसका एक होस्ट नेम मैनुअल असाइन किया, उसमें पैकेजेस मैनुअल इंस्टॉल किए। अब आप ये मैनुअल नहीं कर सकते हैं, लेट्स से इफ यू गॉट हंड्रेड्स ऑफ सर्वर्स, तो आप ये मैनुअली कैसे करेंगे? तो दैट्स वेयर दिस इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड कम्स इन, राइट, कि उसमें होता ये है कि हम ये जितना इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोविजनिंग है ना, इसको भी थ्रू कोड करना शुरू करते हैं। इसके लिए हम HCL लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं, और जो सबसे आजकल बहुत फेमस टूल यूज़ हो रहा है टेराफॉर्म। टेराफॉर्म आजकल बहुत ज़्यादा इन है। आप करते हैं ये भी ओपन सोर्स है टेराफॉर्म या बिट लाइसेंस है ये? अच्छा, आई एम नॉट वेरी मच क्लियर। ओके, नो प्रॉब्लम, सो गो अहेड, यू कैन, ठीक है। अच्छा देखिए, टेराफॉर्म आप यूज़ कर सकते हैं। टेराफॉर्म में ये है कि आप ये कर सकते हैं कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर को एज अ कोड डिप्लॉय करते हैं, आप उसमें कोड अपना थोड़ा सा लिखते हैं कि यार VM स्पॉन करनी है, विद दिस कॉन्फ़िगरेशन स्पॉन करनी है, ये पैकेजेस उसमें इंस्टॉल होने चाहिए, उसका होस्ट नेम भी होना चाहिए, उसमें जो नेटवर्क एडेप्टर है जैसे एक होना चाहिए, वो होना चाहिए, उनकी IPs ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, सारा कोड में एक दफ़ा लिख देते हैं। अच्छा, इस कोड को भी आप बाय द वे अपने गिट में या इधर उधर पब्लिश करते हैं, ताकि जब आपका टेराफॉर्म है वो गिट से कनेक्ट होकर वहाँ से उस कोड उठाए और फिर बेस्ड ऑन दैट वो आपकी वो VMs को स्पॉन कर दें। तो ये दिस बेसिकली इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। राइट सर, ठीक है सर। सर काफ़ी हमने डिटेल में बात कर ली, आपने टूल से बता दिया किस तरह से इम्प्लीमेंट करें, कोई स्टार्टअप करें। अगर आप इसको उस पर ले जाएँ, कुछ कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन या सॉफ्टवेयर हाउसेज
जो डेवलप इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, तो वो कैसे मेजर कर सकते हैं, व्हाट कैन बी द की KPIs और की मेट्रिसेस के दे कैन आइडेंटिफाई कि वो किस बेंचमार्क पे पहुंच गए हैं डेवलप इम्प्लीमेंटेशन में? अच्छा ग्रेट, जैसे कि मैंने बताया, देखिए इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम दैट कोड मैनेजमेंट, ठीक है, देन यू टॉक अबाउट दैट यू नो about tracking tools, the QA thing, then you talk about the orchestration, then you talk about the QA automation and the test automation basically. फिर आप CI/CD पाइपलाइन की बात साथ साथ कर रहे होते हैं, और इसके साथ साथ हमने कहा कि अब आपका CI/CD पाइपलाइन जो है चीज़ें ऑटोमेट होगी, तो व्हाट अबाउट नाउ दी VM प्रोविजनिंग एंड दी सर्वर प्रोविजनिंग, तो उसके लिए फिर दैन यू वुड ऐड टेराफॉर्म। तो अब ये आपने जब अपने सारे एरियाज़ अगर मैं देखूँ कि डेवलपमेंट से स्टार्ट हुए, कोडिंग से स्टार्ट हुए, QA तक गए, QA के बाद उसकी टेस्टिंग पे गए, सॉरी आई मीन टेस्टिंग पे गए, उसकी QA पे गए, UAT पे गए, फिर आपने उसकी ऑर्केस्ट्रेशन की बात की, फिर आपने उसके लिए जो आपको एनवायरनमेंट चाहिए, एनवायरनमेंट प्रोविजनिंग की बात की। तो अगर आपने ये सारे एरिया कवर कर लिया, तो बेसिकली आपने अपना एंड टू एंड होल जो आपका डेव का सिस्टम या पूरे इकोसिस्टम है उसको आपने ऑटोमेट कर लिया है। तो ये जो एंड टू एंड अब आपने कर लिया, तो दैट्स व्हेन ऑलमोस्ट रीचिंग, बड़ा मजा आता है, 4 और सवाल निकल रहे हैं आपके जवाब से, तो शायद वो बाद में दोबारा जरूरत नहीं पड़े। अब वी आर रीचिंग और एंड 2-3 सवाल रह गए हैं। अगेन आपके बेस्ड ऑन योर थोड़ा एक्सपीरियंस 16+ years इन द इंडस्ट्री, व्हाट यू फोरसी फॉर पाकिस्तान IT मार्केट इन सॉफ्टवेयर के? क्या डेवऑप्स आगे 5-10 साल में आप कहाँ देख रहे हैं पाकिस्तान में डेवऑप्स? देखिए पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी डेवऑप्स जो है ना वो इस वक्त बहुत हॉट चल रहा है, और पाकिस्तान में भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इसकी नीड फील हो रही है ऑर्गेनाइजेशंस को, बट वो शायद उस तरीके से उस चीज़ को अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं फॉर सम रीज़न। लेकिन मैं डेफिनेटली देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अब ये नीड बनता जा रहा है, और एक्चुअली दुनिया में नीड बनता जा रहा है। अब आपके पास टाइम कम है, आपको इंस्टेंटली चीज़ें डिप्लॉय करनी है, आपको क्विक रिजल्ट्स चाहिए। आप एजाइल की बात करें, आप एजिलिटी की बात करें, यू नीड क्विक शॉर्ट ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके, यू कैन वेट फॉर मंथ्स फॉर द रिलीज एंड डिप्लॉयमेंट थिंग टू यू, एवरीबडी नीड्स डेवऑप्स। तो मैं इसको देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में है और होगा। राइट सर, एक सवाल जो आया है मेरे जहन में कि आपका जो बैंक से काफ़ी ताल्लुक रहा है, क्या बोला था कि पाकिस्तानी बैंक जो है डिजिटल बैंक की तरफ जा रहे हैं, कि अब बैंक्स में भी डेवऑप्स का स्कोप है? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा है, बल्कि बैंक्स में तो और ज़्यादा है। और आपने मुझे आपकी बात से ना एक साहब याद आ गया, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, वो HPL के आई गेस क्लाइंट्स के हेड है प्रॉब्लम। उनसे एक दफ़ा मेरी मुलाकात हुई थी CIO कॉन्फ्रेंस में, तो दैट्स वेयर द वे ही इंट्रोड्यूस HPL, तो मुझे अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा कि वी आर अ टेक्नोलॉजी फर्म विद अ बैंकिंग लाइसेंस। सो बेसिकली मैं अभी देख रहा हूँ कि जो आपके बैंक्स हैं, जो डिजिटल बैंक्स की बात करें, वो डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, प्लस अब वो अपने आप को टेक्नोलॉजिकल फर्म या टेक्नोलॉजी से इतना ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं, और वो अब प्राउडली कहते हैं कि वी आर बेसिकली अ टेक्नोलॉजी फर्म विद अ बैंकिंग लाइसेंस। तो मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा था। तो अब आप इमेजिन करें कि ज़ाहिर है व्हेन यू टॉक अबाउट कि अगर किसी बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर भी अगर टेक्नोलॉजी आपका कोर बनता जा रहा है, तो दैट मीन्स डेवऑप्स के बगैर तो गुजारा नहीं है। बिल्कुल सर, वंडरफुल भाई, बड़ा अच्छा लग रहा है। अगेन लास्ट आप कोई मैसेज देना चाहें हमारी ऑडियंस को, यंग स्टूडेंट्स को, दैट कैन बी डेवऑप्स स्पेसिफिक और जनरल एडवाइस फ्रॉम अ गुरु? देखिए मैं ये एडवाइस करूँगा कि डेवऑप्स जो है वो बिल्कुल भी ऐसे मुश्किल नहीं है। ये टूल्स जिनके मैंने नाम लिए ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, और अगर किसी टूल में आप फेस कर रहे हो कि यार आपको थोड़ा लर्निंग का ज़्यादा लग रहा है, तो ऑल्टरनेट टूल्स बहुत मौजूद हैं। बहुत सारी फ्री सब्सक्रिप्शंस मौजूद हैं। अब तो एजोर आपको क्लाउड पे बहुत सारे ऑप्शन सर्विसेज दे रहा है, अमेजॉन दे रहा है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको वहाँ ईजी लगता है। तो आई मीन लाइक बहुत वेरिएशन है, बहुत ऑप्शंस हैं। सो रूम बहुत है, इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, नीड बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा जगह है इसमें, बहुत रूम है। राइट सर, भाई बहुत शुक्रिया आपका, और प्लेजर। मैं ये बता दूं कि लास्ट टाइम हमारे स्पीकर आए थे फर्स्ट एपिसोड में, जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के एक्सपर्ट थे नहीं भाई, तो उनको उसके बाद लिंक्डइन पे काफ़ी लोगों ने रीच आउट किया। तो यूरोपियन कोई ऑडियंस आपको रीच आउट करे, यू आर अवेलेबल ऑन लिंक्डइन? Sure, I will be happy to help. प्रोफेशनल, I'm always available. ओके, अगेन थैंक यू अगेन। ये थी हमारी एपिसोड नंबर 2 ऑफ एजाइल स्टोरी अनप्लग। यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर लिंक्डइन कॉर्नर, उन्होंने इसको कोलैबोरेशन की हमारे इवेंट के लिए, वेन्यू पार्टनर, मीडिया पार्टनर। बड़ा अच्छा लगा सलमान भाई के साथ, काफ़ी चीज़ें मुझे सीखने को मिली।
अगेन जस्ट लाइक आपने फर्स्ट एपिसोड का फीडबैक दिया था, दिस पॉडकास्ट विल बी रिलीज ऑन आवर सोशल मीडिया पेजेस सून. यू आर ओपन फॉर एनी कमेंट सजेशन, कोई नया टॉपिक आप सुनना चाहें, यू वांट टू इम्प्रूव. टिल देन अपना आप आस पास का ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफ़िज़.